वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेस। आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह भी लगभग उसी समय की बात रही होगी। विराम। पंडित नेहरू कश्मीर यात्रा पर आए थे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ था। विराम। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सातवीं पुल से अमीरा कदल तक नावों में उनकी शोभा यात्रा देखने को मिली थी, जब नदी के दोनों ओर हजारों हजार कश्मीर निवासी अदम्य उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। विराम। अद्भुत दृश्य था। विराम। इस अवसर पर नेहरू जी को जिस बंगले में ठहराया गया था, वह मेरे फुफेरे भाई का था, और भाई के आग्रह पर भी मैं पंडित जी की देखभाल में उनका हाथ बटाऊं, मैं भी उस बंगले में पहुंच गया था। विराम पैरा। दिन भर तो पंडित जी स्थानीय नेताओं के साथ जगह जगह घूमते, विचार विमर्श करते, बड़े व्यस्त रहते, पर शाम को जब बंगले में खाने पर बैठते तो और लोगों के साथ मैं भी जा बैठता। विराम। उनका वार्तालाप सुनता, नेहरू जी को नज़दीक से देख पाने का मेरे लिए यह सुनहरा मौका था। विराम पैरा। उस रोज खाने की मेज पर बड़े लब्ध प्रतिष्ठ लोग बैठे थे। शेख अब्दुल्ला, खान अब्दुल गफ्फार खान, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, उनके पति आदि। विराम। बातों बातों में कहीं धर्म की चर्चा चली तो रामेश्वरी नेहरू और जवाहरलाल जी के बीच बहस सी छिड़ गई। विराम। एक बार तो जवाहरलाल बड़ी गर्मजोशी के साथ तनिक तुनकर बोले, मैं भी धर्म के बारे में कुछ जानता हूँ। विराम। रामेश्वरी चुप रही। विराम। शीघ्र ही जवाहरलाल ठंडे पड़ गए और धीरे से बोले, आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ। विराम। और उन्होंने फ्रांस के विख्यात लेखक, अनातोले फ्रांस द्वारा लिखी गई एक मार्मिक कहानी कह सुनाई। विराम। कहानी इस तरह की है। पेरिस शहर में एक गरीब बाजीगर रहा करता था, जो तरह तरह के करतब दिखाकर अपना पेट पालता था, और इसी व्यवसाय में उसकी जवानी निकल गई थी और अब बड़ी उम्र का हो चला था। विराम पैरा। क्रिसमस का पर्व था। विराम। पेरिस के बड़े गिरजे में पेरिस निवासी, सजे धजे हाथों में फूलों के गुच्छे और तरह तरह के उपहार लिए, माता मरियम को श्रद्धांजलि अर्पित करने गिरजे में जा रहे थे। विराम। गिरजे के बाहर गरीब बाजीगर हताश सा खड़ा है, क्योंकि वह इस पर्व में भाग नहीं ले सकता। विराम। न तो उसके पास माता मरियम के चरणों में रखने के लिए कोई तोहफा है, और न ही उस फटे हाल को कोई गिरजे के अंदर जाने देगा। सहसा ही उसके मन में यह विचार कौंध गया, मैं उपहार तो नहीं दे सकता, पर मैं माता मरियम को अपने कर्तव्य दिखाकर उनकी अभ्यर्थना कर सकता हूँ। विराम। यही कुछ है जो मैं भेंट कर सकता हूँ। विराम। जब श्रद्धालु चले जाते हैं और गिरजा खाली हो जाता है, तो बाजीगर चुपके से अंदर घुस जाता है, कपड़े उतार कर पूरे उत्साह के साथ अपने कर्तव्य दिखाने लगता है। विराम। गिरजे में अंधेरा है, श्रद्धालु जा चुके हैं, दरवाजे बंद हैं। विराम। कभी सिर के बल खड़े होकर, कभी तरह तरह अंगचालन करते हुए बड़ी तन्मयता के साथ एक के बाद एक करतब दिखाता है, यहाँ तक कि हाफने लगा है। विराम पैरा। उसके हाफने की आवाज़ कहीं बड़े
पादरी के कान में पड़ जाती और वह यह समझ कर कि कोई जानवर गिरजे के अंदर घुस आया है और गिरजे को दूषित कर रहा है, भागता हुआ गिरजे के अंदर आता है। विराम। उस वक्त बाजीगर सिर के बल खड़ा अपना सबसे चहेता कर्तव्य बड़ी तन्मयता के साथ दिखा रहा था। विराम। यह दृश्य देखते ही बड़ा पादरी तिलमिला उठता है। विराम। माता मरियम का इससे बड़ा अपमान क्या होगा? प्रश्नवाचक। आग बबूला वह नट की ओर बढ़ता है कि उसे लात जमा कर गिरजे के बाहर निकाल दे। विराम। वह नट की ओर गुस्से से बढ़ ही रहा है तो क्या देखता है कि माता मरियम की मूर्ति अपनी जगह से हिली है, माता मरियम अपने मंच से उतर आई है और धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नट के पास जा पहुंची है और अपने आंचल से हाफते नट के माथे का पसीना पहुंचती उसके सिर को सहलाने लगी है। विराम। यह कहानी नेहरू जी के मुंह से सुनी। विराम। मेज पर बैठे सभी व्यक्ति ददचित होकर सुन रहे थे। विराम। नेहरू जी का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था, जिसके बगल वाले कमरे में मैं और मेरे फुफेरे भाई टिके हुए थे। विराम। उस रात देर तक नेहरू जी चिट्ठियां लिखवाते रहे थे। विराम। सुबह सवेरे जब मैं उठकर नीचे जा रहा था तो नेहरू जी के कमरे के सामने से गुजरते हुए मैंने देखा कि नेहरू जी फर्श पर बैठे चरखा काट रहे हैं। विराम। उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी। विराम। पैरा। मैं चुपचाप नीचे उतर आया। विराम। नीचे आकर देखा कि बरामदे में टिपाई पर अखबार रखा था। विराम। मैंने अखबार उठा लिया और बरामदे में खड़ा नजरसानी करने लगा। विराम। मैं अभी अखबार देख ही रहा था कि सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज़ आई। विराम। मैं समझ गया कि नेहरू जी उतर रहे हैं। विराम। उन्हें उस रोज़ अपने साथियों के साथ पहलगाम के लिए रवाना हो जाना था। विराम। अखबार मेरे हाथ में था। विराम। तभी मुझे एक बचकाना सी हरकत सुनी। विराम। मैंने फैसला किया कि मैं अखबार पढ़ता रहूँगा और तभी नेहरू जी के हाथ में दूंगा जब वह मांगेंगे। विराम। कम से कम छोटा सा वार्तालाप तो इस बहाने हो जाएगा। विराम। नेहरू आए। विराम। मेरे हाथ में अखबार देखकर चुपचाप एक ओर को खड़े रहे। विराम। वह शायद इस इंतजार में खड़े रहे कि मैं स्वयं अखबार उनके हाथ में दे दूंगा। विराम। मैं अखबार की नज़रसानी क्या करता, मेरी तो टांगें लरजने लगी थी, डर रहा था कि नेहरू जी बिगड़ न उठे। विराम। फिर भी अखबार को थामे रहा। विराम। कुछ देर नेहरू जी धीरे से बोले, आपने देख लिया हो तो क्या मैं एक नज़र देख सकता हूँ? प्रश्नवाचक। सुनते ही मैं पानी पानी हो गया और अखबार उनके हाथ में दे दिया। विराम। पैरा। उन दिनों मैं अफ्रो एशियाई लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री के पद पर सक्रिय था। विराम। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में अफ्रो एशिया लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था। विराम। भारत से जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में सर्वश्री कमलेश्वर, जहांगीरपाल, बालूराव, अब्दुल बिस्मिल्लाह आदि थे। विराम। कार्यकारी महामंत्री ने नाते मैं अपनी पति के साथ कुछ दिन पहले पहुंच गया था। विराम। ट्यूनिस में ही उन दिनों लेखक संघ की पत्रिका लोटस का संपादकीय कार्यालय हुआ करता था। विराम। एक आध वर्ष पहले ही पत्रिका के प्रधान संपादक फैज अहमद
फैज चल बसे थे। विराम। ट्यूनिस में ही उन दिनों फिलिस्तीनी अस्थायी सरकार का सदरमुका हुआ करता था। विराम। उस समय तक फिलिस्तीनी का मसला हल नहीं हुआ था और ट्यूनिस में ही यासेर अराफात के नेतृत्व में यह अस्थायी सरकार काम कर रही थी। विराम। पूर्ण विराम।